बीएससी थर्ड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपके नारियल के बारे में बताया था और उसमें हमने नारियल के वानस्पतिक नाम, उसके उत्पादक राष्ट्र, जलवायु, बॉटनिकल कैरेक्टर और जो फल हैं उसका किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है और किस प्रकार की जलवायु मिट्टी है उसके लिए काम करती है, उन्नत किस्में को कैसी हैं, उपयोग क्या क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम नारियल के उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर नारियल में जो रोग होते हैं और उनका जो संरक्षण किया जाता है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इस प्रकार के बन जाते हैं। तो अब आप पीडीएफ मैंने अभी शेयर किया है, तो चूँकि थोड़ी सी जो राइटिंग है इसमें थोड़ा नोट्स में वो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, तो आप वीडियो को जब देखें तो मेरे जो शब्द हैं उनको ज़रा ध्यान से सुनें, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या है। तो हम लोग जो रोग है उसमें है जड़ गलन रोग। पहला जो रोग है जड़ गलन रोग, ये गैनोड्रोमा ल्यूसिडियम से ये होता है, एक रोगजनक है और इसका उपचार है सल्फ़र यानी गंधक का जो पाउडर है उसको पानी में घोलकर अगर उसका छिड़काव किया जाए तो इस रोग से बचा जा सकता है। एक कीटीय रोग होता है एक तरह का। तीसरा है कलिका गलन रोग। ये फाइटोप्थोरा नामक जो ऑर्गेनिज्म है उसके कारण ये रोग होता है और इसका उपचार है बोर्डॉक्स मिश्रण। ये कवक जनित रोग है जिसकी वजह से होता है और इसका उपचार है बोर्डॉक्स मिश्रण। ठीक है, इसको यहीं से आप लिख लीजिएगा, नोट्स में भी सही कर लीजिएगा। दीमक से लगने वाले भी रोग हैं, जैसे ओडोंट्रोमस ओविसस नामक रोग है और इसका उपचार है एलरिन नाम की दवाई आती है, क्लोरिडिन नाम की दवाई आती है, सल्फोड्रिन नाम की भी दवाई आती है। ये दो तीन प्रकार की दवाइयाँ हैं, एलरिन, क्लोरिडिन और सल्फोड्रिन। ये दवाइयाँ हैं, इनके बारे में भी आप जरूर लिख लीजिएगा। नारियल तेल का निष्कासन किस प्रकार किया जाता है, मैंने आपको सरसों वाले जो खाद्य तेल का चल रहा है ये आपका टॉपिक है, इसमें सरसों वाले में भी मैंने बताया था कि बड़े बड़े एक्सपेलर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी मदद से बीजों में से तेल को निकाला जाता है। ये बहुत हाई प्रेशर का काम होता है, तभी तेल प्राप्त होता है। यहाँ भी सेम वही बात है कि सर्वप्रथम बाह्य और मध्य भित्ति को नारियल से अलग कर लिया जाता है और शुष्क भ्रूणपोष को तोड़कर निकाल देते हैं। इस भाग को खोपड़ा या कोपरा भी कहते हैं। तेल निष्कासन हेतु इसे रोटरी मशीन या एक्सपेलर में दबाया जाता है जिससे तेल की प्राप्ति होती है। 60 से 65% इसमें फैट होता है, ऑयल होता है और 3 से 5% इसमें नमी या आर्द्रता पाई जाती है। ये इस विधि को हम बोलते हैं विलायक निष्कर्षण विधि भी है कि उसकी मदद से ये निकाला जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो ऑयल है नारियल के तेल में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के विकास के लिए भी और मेडिसिनल वैल्यू भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कॉस्मेटिक वैल्यू भी इनकी बहुत होती है। लॉरिक एसिड, माइस्ट्रिक एसिड, पाइमेटिक एसिड, ऑलिक एसिड और लिनोटेनिक एसिड। ये एक रंगहीन और गंधहीन तेल होता है। रंग इसका कलर इसका वाइट होता है, गंधहीन होता है तेल, लेकिन इसमें बाद में जब ये इसको रखा जाता है तो बाद में इसमें इन एसिड्स के द्वारा एक गंध विकसित होती है जिसे हम नारियल की गंध कहते हैं, वो वाली गंध विकसित होती है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, पामिटिक एसिड, मिस्ट्रिक एसिड, लॉरिक एसिड, लिनोटेनिक एसिड, ऑलिक एसिड, ये सभी प्रकार के एसिड इसमें पाए जाते हैं। इसकी बुआई करने के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। बीज के अंकुरण धीमी गति से होता है। बुआई हेतु मध्यम आकार के फलों का चयन किया जाता है जिन्हें क्यारियों में बोकर पौधे तैयार किए जाते हैं और लगभग 6 से 8 महीने का समय इसमें लगता है। प्रत्येक गड्ढे की 25 से 30 फीट की दूरी पर जरूरी होती है। गड्ढों में कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है और खाद डालने का कार्य 2-3 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। सिंचाई प्रारंभिक वर्षों में वृक्ष को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उत्तम वृद्धि हेतु खाद व उर्वरकता का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नारियल का पादप 5 से 6 वर्ष में फल देना चालू कर देता है। वर्ष में 6 से 8 बार नारियल फल प्राप्त होते हैं। इन्हें कच्चा खाने हेतु भी तोड़ा जाता है। इसका नारियल पानी भी बहुत बड़ा स्वादिष्ट लगता है और ये जो मरीज लोग होते हैं, जो बीमार होते हैं या कुपोषण से ग्रसित होते हैं या कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये बहुत गुणकारी होता है।
तो इस प्रकार से जो हमने नारियल का जो टॉपिक शुरू किया था पिछले वीडियो में, अब जाके वो कंप्लीट होता है। इसी वीडियो में हम अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, वो है कपास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये बहुत बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग इसमें बिल्कुल इसको हल्के में मत लीजिएगा। कपास को आपको पूरे इसको टॉपिक को ढंग से पढ़ना होगा। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने इन नोट्स में पीडीएफ में आपके साथ शेयर किए हैं, और अभी मैं वीडियो में आपके साथ बताने वाला हूँ। देखिए, इसका बॉटनिकल नेम गॉसिपियम स्पीशीज़ इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी कई सारी स्पीशीज़ हैं जिनसे हमें कपास प्राप्त होता है। कुल इसकी फैमिली है इसकी आपके मालवेसी, और इसका जो उल्लेख है हमारे ऋग्वेद में भी है, इसका उल्लेख, कपास का उल्लेख। और मनुस्मृति में भी, इस मनुस्मृति के अनुसार कपास का उद्भव क्षेत्र ही भारत है। पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अवशेष भी मिले हैं। तो अब इससे ये कई सारे प्रमाण हैं जिनसे ये पता लगता है कि इसका ओरिजिन यानी उद्भव भारत में माना गया है। उत्पादन के रूप में भारत, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की इसके प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं कपास के। कपास की जातियों के कई प्रकार हैं, इसके बारे में ही हमें विशेष तौर पर अध्ययन करना है। लगभग 20 प्रकार की प्रजातियां हैं जिनसे हमें कपास की प्राप्ति होती है, जिनमें से 4 आर्थिक महत्व की हैं, शेष इनका आर्थिक महत्व इतना नहीं है। अब वो 4 कौन कौन सी वो हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर अलग अलग पढ़ेंगे। यानी ऐसा नहीं कि हम एक साथ इनको पढ़ेंगे, अब अलग अलग हम इनको पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हैं, इनके उत्पादक क्षेत्र भी अलग हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, इनके क्या क्या महत्व हैं। तो सबसे पहला जो स्पीशीज़ हम कपास की जो पहली स्पीशीज़ हम ले रहे हैं वो है गॉसिपियम आर्बोरियम। गॉसिपियम आर्बोरियम, इसका सामान्य नाम देसी कपास या वृक्ष कपास भी है इसे कहा जाता है। इसे सिलोन कपास भी कहा जाता है। सिलोन आप याद रखिएगा, म्यांमार का जो एरिया था एक टाइम पर उसको सिलोन कहा जाता था। उत्पत्ति स्थल इसका है इंडो चाइना, कोरिया भी है, बर्मा जिसको हम म्यांमार कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया इसको सिलोन कपास कहा जाता है क्योंकि म्यांमार में सर्वाधिक होता है। और मलेशिया, यानी ये पूरे जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं ये इसमें सम्मिलित होते हैं। विशेष तौर पे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, चीन, वियतनाम, ये इसके प्रमुख उत्पत्ति स्थल भी हैं और उत्पादक देश भी यही हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका वितरण क्षेत्र भी यहीं पर है। खेती इसकी अफ्रीका में और भारत में सर्वाधिक रूप से होती है। उत्पत्ति स्थल है वो, लेकिन आज की तारीख में इसकी खेती अफ्रीका और भारत में सर्वाधिक रूप से हो रही है। क्यों होती है? इसका कारण है हमारे यहाँ का और अफ्रीका का तापमान। जो भूमध्य रेखा के नज़दीक जो बसे हुए देश हैं वहाँ का तापमान अधिक होता है, 8 महीने बाद अधिक गर्मी पड़ती है, और वो इसके लिए अनुकूल जलवायु होती है गॉसिपियम आर्बोरियम के लिए, इसलिए ये अफ्रीका और भारत में अधिक होता है। इसके जो रेशे हैं इनकी लंबाई लगभग 3 मीटर की होती है। फल इसका टैपरिन या शुंडाकार प्रकार का होता है। रेशे हालांकि छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। 9 से 20 मीटर के होते हैं ये। वो लंबाई, पौधे की लंबाई है 3 मीटर। मैं आपको फिर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। रेशे की लंबाई है 9 से 20 ये ध्यान रखिएगा। इसकी 6 उप प्रजातियाँ भी हैं, बेंगोलेंस, साइनेंस, वर्मेनिकम, इंडिकम और स्यूडेनेंस। तो ये इसकी कुछ 5 प्रजातियां हैं। इनके बारे में आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसको किताब से भी आप कंसल्ट कर लीजिएगा, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। हम इसके अगले अध्याय की तरफ, अगली जो स्पीशीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम अगली स्पीशीज़ है गॉसिपियम हर्बेशियम। गॉसिपियम हर्बेशियम, इसे लेवेंट कॉटन भी कहा जाता है, लेवेंट कपास भी इसे कहा जाता है, कॉमन नाम इसका यहाँ पर। और उत्पत्ति स्थल इसका अफ्रीका माना गया है। और वितरण इसका जैसे अभी वर्तमान में इंडिया, पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान और तुर्किस्तान, तुर्की जो देश है वहाँ पर इसका अधिक उत्पादन होता है। पौधे की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। पादप झाड़ीनुमा होते हैं। पत्तियाँ जो हैं ट्राइलोब्स होती हैं, यानी 3 उसके पर्णक होते हैं, पत्तियों के पर्णकों में बटी होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
और रेशे लंबे होते हैं, लिंट जिनको कहा जाता है, लेकिन बहुत बारीक होते हैं। ठीक है, इनको फर्ज भी कहा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रेशे लंबे होते हैं लेकिन बारीक बहुत होते हैं। हम अगले कपास की तरफ बढ़ते हैं, गॉसिपियम हिरसुटम। इसे रोम कपास या अपलैंड कपास भी कहा जाता है, अपलैंड कपास। इसके प्रमुख देश हैं ब्राज़ील, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, तुर्की, चीन, भारत। पौधे की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। ये भी एक प्रकार का श्रब है। पत्तियां इसकी ट्राइलोब्ड और ट्राइफोलिएट पाई जाती है। पत्तियों पर रोम भी पाए जाते हैं और रेशे 15 mm से 28 mm तक लंबे होते हैं। इसे नए विश्व का कपास भी कहा जाता है। अगली जो स्पीशीज़ है, अंतिम स्पीशीज़ है गॉसिपियम बार्बाडेंस। इसे इजिप्शियन कपास भी कहा जाता है और इसके जो इसे आइलैंड कपास या पीमा कपास भी कहते हैं। उत्पत्ति स्थल इसका ब्राज़ील है। ये कई वर्षों तक जीवित रहने वाला एक श्रब है। 2 से 5 मीटर लंबा पौधा होता है। रेशे लंबे होते हैं और सबसे उत्तम प्रकार के होते हैं इसके रेशे। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है कि जिस वर्तमान में 2 देशों में इसकी खेती ज़्यादा होती है, मिस्र और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। तो इन्हें 2 भागों में बांट देते हैं, मिस्र कपास और समुद्री कपास। तो मिस्र कपास है वो 45 mm इसके रेशे लंबे होते हैं, जबकि समुद्री कपास के 50 mm रेशे लंबे होते हैं। और समुद्री कपास जो वेस्ट इंडीज जो गुयाना द्वीप है वहाँ पर ये कपास उगता है और ये सर्वोत्तम प्रकार का कपास माना जाता है। सफ़ेद, चमकीला और सिल्की होता है, चिकना होता है ये कपास, इसलिए इसे कपास की जितनी भी जो प्रजातियाँ हैं उनमें सबसे बेस्ट कपास इसे माना जाता है। अगले वीडियो में हम इसके अन्य जो गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हीं स्पीशीज़ के अलग अलग गुण हमें पढ़ने को मिलेंगे।